फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है आइल्स का जो ये ना कहता हो कि उसकी जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रीडिंग समझ में नहीं आती, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, स्किमिंग और स्कैनिंग में प्रॉब्लम आती है, हेड मैच होते नहीं हैं। आपके इन सारे सवालों के जो आंसर्स हैं आज आपके सामने मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा कि एक लाइव रीडिंग करेंगे और उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि स्किमिंग कैसे की जाती है, स्कैनिंग कैसे की जाती है और हम ग्रामर की हेल्प कैसे लेते हैं। ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आप लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी टिप्स मैं बताने वाला हूँ जिससे आपकी रीडिंग बहुत इंप्रूव होगी। हेलो, माय नेम इज सैयद कुमार शर्मा। आई एम फ्रॉम सक्सेस मंत्रा एजुकेशन जलंधर पंजाब इंडिया और मैं हूँ आपका आइल्स ट्रेनर। तो आइए समय न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आइल्स रीडिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस में आपने जो मेजर वर्ड्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है, जो आपके कीवर्ड्स बनना है। इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रीडिंग शो हो रही है और आइए हम इस क्वेश्चंस को स्कैन करके कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए टाई वॉज, तो टाई को अंडरलाइन करिए और वॉज को अंडरलाइन करिए। और साथ साथ में मैं आपको ये टिप्स भी बताता रहूँगा कि एमसीक्यूज़ को कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू को कभी भी आपने नेवर रीड आंसर्स, आपने आंसर्स नहीं पढ़ने हैं ये, क्योंकि ये चारों के चारों आंसर आपके पैरे में होंगे, ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपने ये नहीं पढ़ने हैं। दूसरा है द पेमिश एरिया, द पेमार्श एरिया। अब ये देखो, ये पी जो है इसने कैपिटल कर रखी है, तो डेफिनेटली जो आपका जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा तो जहाँ भी पेमाश एरिया आएगा तो वो कैपिटल में आएगा। वैसे भी इसने आगे द लगा रखा है, तो द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। अगर डेफिनेट आर्टिकल होता है तो हमें वो ऐसे का ऐसे ही मिल जाता है, इसकी भी हमने ऑप्शंस नहीं पढ़नी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाई इन द पमाश एरिया वर द टाइज। अब ये प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम आंसर ढूंढें क्या वो सिंगुलर आ रहा है या वो प्लूरल आ रहा है, ये चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे इसने वर लगा के मुझे बता दिया कि ये एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू राइटर वेल्दी लैंडलॉर्डर्स। अकॉर्डिंग टू राइटर जो वेल्दी लैंडलॉर्डर्स हैं वो कैसे थे, तो ये चारों के चारों उन्होंने डिस्कस किया हुआ होगा। हमने क्या करना है, हमने उसको लोकेशन को फाइंड आउट करना है जहाँ पे उसने वेल्दी लैंड ओनर्स की बात की है। और एमसीक्यूज़ में अगर मैं आपको बात बताऊँ, एमसीक्यूज़ में कहीं भी सिनोनियम्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट का डायरेक्ट लिखा हुआ आता है, तो ये हम स्कैनिंग से इजीली कर सकते हैं। अगर हम स्कैनिंग करके ढूंढेंगे तो इसका हमें लोकेशन इजीली मिल जाता है। तो एमसीक्यू के लिए अब मैंने क्या किया, एक मैंने किया टाई वॉज, दूसरा मैंने पब्लिश एरिया, तीसरा मैं टाइज वर्क की बात की है, चौथा वेल्दी लैंडलॉर्डर्स। अगर ये चार जब मैं स्कैन करूंगा पैराग्राफ को, जैसे यहाँ जहाँ जहाँ मुझे ये आंसर्स मिलेंगे मैं वहीं वहीं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है इस असाइनमेंट में। तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस की ओर जरूर ध्यान देना है। होता क्या है, स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो इंस्ट्रक्शंस की ओर ध्यान नहीं देता। हमें इंस्ट्रक्शंस की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब ये बोल रहा है नो मोर देन 3 वर्ड्स, दैट मीन्स हम एक वर्ड भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। हमें किसी कंडीशन में 3 से ऊपर नहीं लिखना है। अब हम इस पैराग्राफ को फटाफट स्कैन करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स जरूर आप उठाइए जहाँ पे ईयर्स की बात की हुई हो। अब देखो यहाँ पे बात की हुई है 1380, तो ये एक ईयर है, तो ये पैराग्राफ में ऐसे ही लिखा मिलेगा हमें। फिर जॉन हेले है, ऐसे ही मिलेगा। हु इज डैश अपेरेंटली गेव हिज नेम टू हेलेस टाई। हु इज, अब ये इज लगा के रखा है, तो ये इसका आंसर है जो हमारा सिंगुलर है और नंबर 2 पे ये प्रेजेंट टेंस में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को इसको अंडरलाइन करना चाहिए, 1500। ओके, हेलेस टाई वॉज, तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं। स्टिल, अभी भी है, द वॉज स्टिल, तो ये 20 और 21 दो क्वेश्चन ये इकट्ठे दे रहे हैं। और उसके आगे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इधर लिख रखा है 2 सेंचुरीज, तो 2 सेंचुरीज मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट में आता हूँ, 18th सेंचुरी, वो मैंने अंडरलाइन किया है। वॉज रीनेम्ड, मतलब जब उसको रीनेम किया गया था, उन्होंने कोई उसको और नाम दे दिया। ओके, हैव डिसअपीयर्ड वर्क। फिर ये आता है यहाँ पे चार्ल्स टाउनसेंड, तो चार्ल्स टाउनसेंड के आगे कोई वर्ड होगा, वो ये चार्ल्स टाउनसेंड मुझे डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं फिर इसकी सेंस उठाऊंगा और मैं ढूंढ लूँगा। 1817,
ओके, लैंडलॉर्ड वाज डैश बाय चार्ल्स टाउनटन। अब यहाँ पे लिखा हुआ इसने बाय, तो बाय ज़्यादातर ये पैसिव टेंस में आता है, तो 99% चांस है भी ये हेल्पिंग वर्ब लगा रखा है, ये इसने प्रपोजिशंस लगा रखी है। तो जो बीच में है हो सकता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो इतना मेरे को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि ये बाय लगा हुआ है। तो बाय ज़्यादातर हम पैसिव टेंस में लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भी अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर आप इजीली वो काम कर सकते हो। अब आ गया 1821, तो चार्ल्स डाउनटन बिल्ट, तो उसने कुछ बनाया था, ठीक है, कॉटेज की बात होगी, बिल्ट की बात होगी, ठीक है। फिर ये इनहैबिटेड आएगा, ये मेरा कीवर्ड है, टू फैमिलीज की बात होगी, राइट। फिर यहाँ पे आ गया 19th सेंचुरी की बात होगी, फिर ये 1933 आ गया, उसके बाद में फाइल्स ग्रीन कॉटेज आ गई, फिर यहाँ पे लोकल आ गया, फिर एक मैनेजर आ गया जो बहुत अच्छा वर्ड है, मुझको मैनेजर ऐसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे, और कन्वर्टेड कॉटेज इनटू, तो दोस्तों इनटू एक प्रपोजिशन है जिसमें उसको फुल्ली तरह कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट इज नोन एज, यहाँ पे हमें कुछ खास चीज़ मिलेगी, राइट। इसको मतलब अब जो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मैंने पैरा इसको पूरा स्कैन किया फटाफट, तो स्कैन करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर ली। ऐसे जब मैं पैराग्राफ स्कैन करूँगा उसमें भी मैं अंडरलाइन करूँगा, जैसे अंडरलाइन मैं करना शुरू करूँगा और मेरे को धीरे धीरे करके सारे के सारे आंसर्स मिलने लग जाएंगे और वो मैं आपको भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। अब दोस्तों अब हम आ गए हैं पैराग्राफ के ऊपर। अब हम क्वेश्चनों को तो स्कैन कर चुके हैं, अब हम पैराग्राफ को भी स्कैन करेंगे। मैं आपको फटाफट दिखाऊंगा भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्कैन करनी चाहिए, राइट। देयर आर नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द एरिया ऑफ पास्ट एंजेला, अंडरलाइन करूंगा। नेम कंटिन्यू, जो भी छोटे कॉमा में जो भी चीज़ आती है उसको आपने जरूर अंडरलाइन करना है, उसका कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाएगा। फिर ये आ गया एंग्लो सेक्शन आ गया, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कोट द अर्लियर यूज ऑफ द टर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम 832, ए टाई अंडरलाइन करूंगा, स्मॉल एरिया अंडरलाइन करूंगा, ओपन कॉमन लैंड यूजली साइटेड अवे फ्रॉम द मेन विलेज, और सेटलमेंट परहैप्स जंक्शन ऑफ टू और मोर रूट्स, जंक्शन हो गया कोई, लोकल पीपल आर पासिंग ट्रैवलर्स हु हैड द राइट टू पेस्चर देयर हॉर्सेस, पिग्स एंड फार्म एनिमल्स। तो ले देखिए अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो यह है टाई, एंग्लो सेक्शन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1832, टाई, स्मॉल एरिया, जंक्शन ऑफ टू रूट्स एंड लोकल पीपल ले लेते हैं, चलो, हॉर्सेस, पिग्स एंड फार्म्स। अगर इन शब्दों के साथ में मुझे कोई ना कोई मेरा क्वेश्चन बैक एंड में है तो वो क्वेश्चन मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये नेक्स्ट आता है इन पबमेश एरिया। अगर आपको याद है कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया था जहाँ पे उसने बोला था ये पबमेश एरिया, ये देखिए 16वां सवाल आ गया, द पबमेश एरिया, राइट। तो हो सकता है इसका आंसर मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल जाए, तो मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बन गए हैं। सीम्स टू हैव 5 or 6 these ties all except one, जहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो उसको आपने जरूर अंडरलाइन करना है। द मार्जिन ऑफ पेरिश, द मार्जिनल क्लियरिंग्स और ऑल अवे फ्रॉम द रिचर फैमिलीज, कुछ रिचर फार्मिंग की बात हुई है। क्लोज टू द रिवर की बात हुई है। हुक्स ग्रीन, कुछ लोगों के इन्होंने नाम दे रखे हैं, वो सारे अंडरलाइन हम करेंगे। एग्जिस्टिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ एंशियंट वुडलैंड, इट सीम्स लाइक दैट हेयर एल्सवेयर ईस्ट एंजेलिया, फिर आ गया मिडेवल लोगों की बात होगी। स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड क्रिएट अनप्रोडक्टिव फॉरेस्ट लैंड वुड इन एनी केस हैव बीन अनअट्रैक्टिव, ओके। वेल्दी वेरोनिकल मोनास्टिक लैंड ओनर्स, ओके, मोनास्टिक लैंड ओनर्स, कुछ लैंड ओनर्स की भी बात हुई है पीछे। पबमिश फिर आ गया, कैपिटल एक ऊपर आ गया, ये दो गए, जहाँ जहाँ हमें पेबिश मिलेगा हमने उसको ढंग से पढ़ लेना है और उसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्लोन प्लेयोटी 10 किलोमीटर्स आ गया, साउथ की बात होगी। 13 and 14 सेंचुरी की बात होगी। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे पैराग्राफ्स अंडरलाइन किए हुए हैं, उधर से आपने क्वेश्चन अंडरलाइन किए हुए हैं, तो हमें जो ढूंढना है आंसर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बस एक पैराग्राफ और करेंगे हम। हेलेस टाई सीम टू हैव गॉट इट्स नेम, ओके, जॉन हेले, हु इज़ डॉक्यूमेंटेड। एक इसका क्वेश्चन मुझे है, मेरे को ध्यान है कि यहाँ पे कुछ अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1380s में इसने कहा, ये फिलिंग दी ब्लैंक्स था हमारे पास। 1380 जॉन हेले हु वाज डैश अपैरेंटली गेव हिज नेम, तो ये इस लाइन में मुझे इसका आंसर अगर मैं चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा, थोड़ा सा मेरे को जोर लगाना पड़ेगा। Although these are record pointing to the occupation of the site of much earlier date, the name was still in use in 1500, 1500.
क्रॉप्स अगेन अब थ्रू द 16-17 सेंचुरी की बात हुई है। हमारा जो सवाल था वो 15 के आसपास में भी एक सवाल था, फिलिंग द ब्लैंक्स है। एंड पॉइंट ऑफ द 18 सेंचुरी का एक क्वेश्चन है, फाइल्स ग्रीन। अगर आपको याद होगा तो आपने फाइल्स ग्रीन को अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1933 का ये एक क्वेश्चन था, यहाँ पे फाइल्स ग्रीन आया था। ये देखिए फाइल्स ग्रीन, और आपके पैराग्राफ में भी फाइल्स ग्रीन दिख रहा है। तो फाइल्स ग्रीन हो सकता है 2 या 3 जगह पे आ जाए, तो हमने उसको पकड़ लेना है। ओके, कॉल्ड द फाइल फाउंड 18 सेंचुरी फिर आ गया। डिसअपीयर्ड, मच ऑफ द रीजन वाज इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड। ओके, द पीरियड ऑफ लैंड ड्वेलिंग में सिंपली हैव बीन अबैंडन्ड। ओके, सेवरल फॉर्म्स अबैंडन की बात हुई। नेबरिंग विलेज, ठीक है, अफामा स्टोन। ओके, पॉपुलेशन डिविंडल्ड। ओके, देयर वर नो मनी, फैब्रिक मच चर्च बिकम। तो ये पैरा कुछ फिर फायर ग्रीन्स की फिर बात आ गई, राइट। तो फाइल्स ग्रीन 2 बार आ चुका है, पबमेश 2 बार आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। अब स्कैनिंग में मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊँ भी, स्कैनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए जिससे आपकी जो स्कैनिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको अंडरलाइन क्या करना है, ठीक है। मैंने ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के नहीं सुनाना, मैंने तो टिप्स देने की कोशिश करनी। सबसे पहले जब आप स्कैनिंग की बात करें, अब इसको ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है जी। स्कैनिंग की बात करें, सबसे पहले तो आप ईयर अंडरलाइन करो, ठीक है। जो आपकी सेंचुरी है उसको आप अंडरलाइन करो। जो भी चीज़ कैपिटल लेटर में आती है, कैपिटल लेटर्स में, जैसे किसी का नाम आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, या कुछ भी ऐसा आ गया, उसको अंडरलाइन करो। कोई भी आपकी फाइनेंशियल टर्म आ जाती है जिसमें आपने लिखा होगा भी पाउंड 10,000 और डॉलर्स इतने बिलियन, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो। फिर कोई चीज़ न्यू स्टार्ट हुई है, आपने उसके ऊपर फोकस जरूर अंडरलाइन करना है। और कोई चीज़ एंड हो गई है, कोई चीज़ आपकी एंड हो गई है, उसको जरूर फोकस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ सिंगल कॉमे में आती है, सिंगल कॉमे में आती है, उसको जरूर अंडरलाइन करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई बहुत सारी स्पेशल टर्म यूज़ की हुई है, स्पेशल टर्म इन द सेंस, सपोज अगर मेडिकल का पैरा है तो उसने बोला है वहाँ पे होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस एक बहुत हमें, ठीक है, हमें पता है सिनोनिम भी ये लोगों के साथ में यूज़ होता है। तो होमो सेपियंस का मतलब होता है इंसानों की बात हो रही है। तो इस चीज़ों को जरूर अंडरलाइन करना है। कोई मेडिकल टर्म आ जाए, कोई बोटेनिकल टर्म आ जाए, तो आपने अंडरलाइन करना है। दोस्तों, अगर ये सारी आप चीज़ें करते हो, पूरी गारंटी है कि आपका जो पैराग्राफ है वो 15-16 मिनट में ख़त्म होगा और आपके 13 में से 10 से 11 आंसर्स ठीक होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कौन सा आंसर कहाँ पे दिख रहा है और कैसा है। आइए अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि एमसीक्यूज होते कैसे हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो जो मेरा पहला एमसीक्यू है, ए टाई वॉज, तो टाई मुझे चाहिए और साथ में वॉज चाहिए। ऑप्शंस मैंने कोई नहीं देखी है अभी, तो यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे दिख रहा था, यहाँ पे टाई को मैंने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, टाई वॉज ग्रीन, क्या लिखा है, टाई वॉज ग्रीन, और स्मॉल एरिया की बात की है। तो अगर मैं ऑप्शंस में वहाँ जाके देखता हूँ तो टाई वॉज ग्रीन, तो मैं इसको होल्ड करूँगा। तो ये लार्ज एरिया बोल रहा है, वो स्मॉल एरिया बोल रहा है। कॉमन लैंड ट्री विद ट्रीज की कोई बात नहीं हुई है। जंक्शन ऑफ मोर द रूट्स, इसने कोई बात नहीं की है। बात सिर्फ ये था भी टाई क्या थी, तो टाई ग्रीन थी, तो आंसर इज ग्रीन। और यहाँ पे मुझे सीधा सीधा लिखा हुआ मिल रहा है टाई वॉज ग्रीन, और यहाँ भी मैंने टाई को अंडरलाइन किया हुआ था। और मैंने अगर आंसर्स की बात करूँ तो यहाँ भी मैंने टाई को अंडरलाइन किया हुआ था। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि हमसे आंसर्स नहीं निकलते। दोस्तों, आंसर्स निकलते हैं अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। तो एक और आपको जाते जाते टिप्स बताने की कोशिश करूँगा कि कभी भी आप आंसर्स को ढूंढने की कोशिश मत करिए, आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। जितना आप टेक्स्ट को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा हो। अब जो दूसरा मेरा सवाल था, ये पबमेश एरिया, द पबमेश एरिया, तो ये एरिया था क्या, है ना। तो पबमेश एरिया है, तो जहाँ मेरा पहला आंसर मिला है 101%, वो जो आंसर है उसके नेक्स्ट वाले में ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाले में करते करते मुझे यहाँ पे आ गया पबमेश एरिया, वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। और यहाँ भी पबमेश एरिया था, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। तो यहाँ मैंने पढ़ता हूँ, इन पबमेश एरिया देयर सीम्स टू हैव बीन 5 or 6 दीज टाइज, ठीक है, 5-6 यहाँ पे इसके पास टाइज थी।
तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये देखिए प्रोबेबली हैड 7 टाइज, ये तो ऑप्शन मेरी वैसे निकल गई, उसने 5 to 6 बोला था, तो प्रोबेबली हैव 6 टाइज। अपीयर टू हैड 5 और 6 टाइज, अपीयर टू हैव नो, वो तो प्रोबेबली बात की रहा था, उसने मे बी की बात की थी, मतलब पॉसिबिलिटी की बात की थी, तो ये ज़्यादा क्लोज है मेरे। वाज नॉट इन ईस्टर्नली, इसकी कोई बात नहीं हुई, तो 101% आप देखिए ये प्रोबेबली हैड 6 टाइज, और ये फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है दिस सीम्स टू हैव बीन 5 और 6 दिस टाइप ऑफ टाइज। तो यहाँ भी ये सीम्स टू हैव, इसको अब अगर मैं ध्यान दूँ तो सीम्स टू हैव है, और यहाँ पे बात ये कर रहा है प्रोबेबली। अगर थोड़ा सा हम इसको ध्यान दे दें तो हम ये सवाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया भी, अगर ये चीज़ें काम में लाते हैं तो ये 100% काम करेंगी। हमने आंसर्स ढूंढने नहीं है, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर हम एक और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो द टाइज इन द पबमश एरिया वर, द टाइज इन द पबमेश एरिया वर, वो तो वो वहाँ पे कैसी थी, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे पबमेश एरिया है तो यहाँ पे तो एक मेरा सवाल सॉल्व हो गया था, तो इसके बाद ही आंसर आना चाहिए था। तो इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या आता है, एट द मार्जिन्स ऑफ द पैरिश द ऑल द टाइज एक्सेप्ट वन एट द मार्जिन्स ऑफ द पैरिश। तो अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ या समझने की कोशिश करूँ, नियर टू द रिवर नो, यूज्ड बाय मिडिवल फ्री मैन, यहाँ उसकी कोई बात नहीं की, मोस्टली एट द मार्जिन्स ऑफ द पैरिश, ये देखिए पूरे का पूरा मुझे मिल रहा है, ओन्ड बाय हैरिस क्राउन प्योरेरी, ओके नो, तो ये तो मुझे सीधा सीधा ही मिल रहा है। तो मैंने आपको अभी एमसीक्यूज करने सिखाए, तो एमसीक्यूज का मैंने क्या आपको बताया, अभी जो एमसीक्यूज आपने करने हैं, एक तो ये सीक्वेंस में आते हैं, नंबर 2 पे आपने कभी भी इनकी ऑप्शंस नहीं पढ़नी है, अपना कीवर्ड अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ में कीवर्ड जाके उठाना है, पूरी लाइन पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद मैंने ऑप्शंस देखनी है भी किस ऑप्शन के साथ में ये मैच कर रही है। अगर हम इस तरह करते हैं तो हम एमसीक्यू इजीली कर सकते हैं और रीडिंग जो हमारी कंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 फिलिंग दी ब्लैंक्स भी करके दिखाऊं, क्या ये पॉसिबल है, जो टेक्निक हम लगा रहे हैं क्या उससे ये काम होगा। तो आइए अब देखते हैं। 1380s जॉन हेले हु इज डैश अपेरेंटली गेव हिज नेम टू द टाइप, तो हमने अंडरलाइन किया 1380s जॉन हेले एंड हु इज, तो उसने वो कुछ किया था जिससे उसने हेलेस टाइप्स की बात की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर मुझे फर्स्ट में मिले, सेकंड में मिले या थर्ड में मिले, जहां हमें एक आंसर मिल गया तो उसके बाद में सारे आंसर तकरीबन सीक्वेंस में उसी पैराग्राफ के आसपास में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जॉन हेले तो पबमेश एरिया की बात हुई थी, एंजेलिया पबमेश एरिया की बात करी, तो यहाँ पे हेले स्टाई सीम टू हैव, यहाँ पे आया था मेरा जॉन हेले, तो जॉन हेले आया था, और यहाँ पे मुझे हु इज भी मिल गया, और ये डॉक्यूमेंटेड इन 1980s, ठीक है जी, जॉन हेले भी मिल गया अब, और हु इज भी मिल गया। अगर मैं आप फिलिंग दी ब्लैंक्स अपनी ध्यान से देखता हूँ तो मुझे 100% सेम के सेम वर्ड्स मिल रहे हैं, 1380s मिल रहा है, जॉन हेले मिल रहा है, हु इज भी मिल रहा है, राइट। तो हु इज के बाद में क्या लिखना है उसने, डॉक्यूमेंटेड। अगर आप देखोगे तो हु इज के बाद में उसने वर्ड यूज किया हुआ है डॉक्यूमेंटेड, एंड डॉक्यूमेंटेड इज माय आंसर। दोस्तों कितना ये सिंपल है, ठीक है। ऐसे हम एक और करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा 1500 के आसपास का क्वेश्चन है, वॉज स्टिल, ठीक है जी, वॉज स्टिल। तो 1500 मुझे चाहिए और कुछ स्टिल के बारे में वो बात करेगा, तो आइए इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड वर्ड आया था, उसके बाद में हमने आगे लाइन पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पे मुझे 1500 एक मेरे को वर्ड मिला है 1500, तो दैट मीन्स मेरा आंसर यही होगा, द नेम वाज स्टिल। और अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी मुझे स्टिल मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे स्टिल मिल रहा है, तो अगर स्टिल आ रहा है तो उसके जो नेक्स्ट वाला वर्ड है वही मेरा आंसर होगा, तो दैट मीन्स स्टिल इन यूज। और आपने एक बार मुंह से बोल के देख लेना है, द नेम ऑफ द हेलेस टाई वाज स्टिल इन यूज। अगर हमें ग्रामेटिकली भी सुनने में वो ठीक लग रहा है और देखने में ठीक लग रहा है तो आंसर वही है, वैसे 100% इसका आंसर यही है। अब देखिए 1500 भी मिल रहा है, स्टिल भी मिल गया है, बंदे का नाम भी मिल गया है, तो हम कितना इजीली क्लोज हो गए हैं इसके, ठीक है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21।
अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ये बात कर रहा है 2 सेंचुरीज की। ठीक है जी, इन यूज़ के बाद में 2 सेंचुरीज की बात करें। अब मैं पैराग्राफ में वापस जाता हूँ। तो ये पहली बात तो थी मेरी 1500 के आसपास में हुई थी। अब उसके बाद में 16वीं और 17वीं सेंचुरी, दैट मीन्स 2 सेंचुरीज की बात होगी। तो ले दे के मेरा आंसर है जो यहाँ से स्टार्ट होके और इसके बीच बीच में कहीं होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो सवाल मेरा ये सेंस ये बना रहा है, was still in use, comma dash again in the following 2 years। तो again in the following 2 centuries में कुछ ना कुछ हुआ है। तो मेरा आंसर बन रहा है यहाँ पे लिखा हुआ again। तो क्वेश्चन में भी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है again। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है again। तो यहाँ पे मुझे again मैंने उठाया और यहाँ से भी मैं again उठाता हूँ। तो again से पहले वाला जो वर्ड वो क्या लिखा है, क्रॉप्स अप। तो यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा क्रॉप्स अप। तो क्रॉप्स अप अगेन। कितना इजी है, कितना सिंपल है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है भी रीडिंग इतनी डिफ़िकल्टी क्यों लगती है सबको। बहुत ज़्यादा सब लोग सोचते रहते हैं रीडिंग नहीं होती, रीडिंग नहीं होती। तो दोस्तों अगर ये सारे आप काम करते हो तो आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती रीडिंग में। होता क्या है कि हमने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। अगर हमारी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा सा हमें स्किमिंग के बारे में आइडिया है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ये है कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने 20 मिनट्स में पैराग्राफ छोड़ देना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि जो मैंने टेक्निक आपको सिखाई है तो क्या वो आपके काम आई है, क्या आपके 1 या 2 नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो ऐसे और वीडियोस को आप देखने के लिए करना क्या होगा, आपने मुझको कमेंट्स भेजने होंगे कि और किन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपके जो डिज़ायर स्कोर आते रहें। तो घबराना नहीं है, करना है और करने से होगा भी ज़रूर। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।